आज हम कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोगों का नियंत्रण और उसके रोकथाम या जो सामान्य उपाय हैं उसके बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज है जो समझने वाली बात है कि कम्युनिकेबल डिजीज कहते किसे। कम्युनिकेबल डिजीज हमेशा वो बीमारी है जो किसी भी तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से संचारित होती है। यानी कि एक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच पा रही है, इसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज जब हम बातें कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि संसार में किस तरीके से बीमारियां चल रही हैं, जिसमें पहली चीज आती है एपिडेमोलॉजी। अगर आप एपिडेमोलॉजी के बारे में बात करें तो एपिडेमोलॉजी क्या है कि जो भी संक्रमण बीमारी है वो जिस रोगों में जिस व्यक्ति में वो बीमारी आई है उनके कारण है, उनका फैलना है, ये सब कुछ जब आप एक स्टडी करोगे तो पूरा का पूरा ये क्या एपिडेमोलॉजी कहलाएगा। देखिए, एपिडीमो है ना, एपिडीमो, तो ये जो एपिडीमो है, लॉजी मींस स्टडी, एपिडेमोलॉजी जो है, एपिडीमो जो है ये उन लोगों की बात की जा रही है जो संक्रमित हुए हैं, है ना, संक्रमित हुए, यानी कि संक्रमित हुए हैं या ये बीमारी जो है। पूरी बीमारी कितने लोगों के अंदर है उनकी ही स्टडी करना, उनकी स्टडी करना एपिडेमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जो बीमारियां हैं, क्या वो बीमारी महामारी के रूप में है। अगर ये बीमारी महामारी के रूप में है, एपिडेमिक के रूप में है, तो किसी भी समुदाय में सामान्य से अधिक इस रोगों का प्रकोप जब देखा जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एक एपिडेमिक बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं कि हाँ ये बीमारी एपिडेमिकली बढ़ रही है। एपिडेमिक यानी कि अभी ये बीमारी क्या हुई है, एकदम से अपनी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हुई है, तो हम इसे क्या देते हैं, नॉर्मल रेंज से या नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा होना। दूसरी है स्थानीय, क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्थानीय, इसका मतलब पर्टिकुलर कोई ऐसा स्थान है जहां पर यह बीमारी है। तो एक विशेष क्षेत्र में अगर कोई रोग बढ़ता है तो हम उसे स्थानीय बीमारी बोलते हैं, यानी कि इसे जियोग्राफिकली हम कह सकते हैं, एक कोई भी एक लोकेशन कह सकते हैं कि ठीक है किसी पर्टिकुलर गांव में ये बीमारी है, तो हम इसे क्या है, एंडेमिक बोल रहे हैं। एंडेमिक यानी कि अंदर, एंडेमिक यानी कि अंदर की तरफ, तो अंदर यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में। तीसरी है हमारी स्पोरेडिक, स्पोर, यहां पर आप देखें SPOR, स्पोरेडिक, है ना, एक ऐसी बीमारी जो क्या हो सकती है, धीरे धीरे वहां पर बढ़ रही है। यानी कि देखें, एक रोग का, एक ऐसे व्यक्ति में एक रोग का पाया जाना या दूर दूर तक कुछ रोगियों में समय के अंतराल से होने वाली महामारी है। यानी कि आप ये कहते हो कि अभी एक बीमारी हुई है एक बैक्टीरिया के माध्यम से, अभी धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी स्पोर्स को छोड़ेगा। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं एक फंडे के रूप में कि हाँ स्पोरेडिक एक ऐसी बीमारी होगी जो एक आज हुई है और एक समय के अंतराल ये फिर से हुई, फिर समय के अंतराल से फिर से हुई, यानी कि टाइम बेस्ड है, ये समय के अंतराल में होने वाली एक बीमारी है। चौथी है विश्वव्यापी, यानी कि ये एक पेंडेमिक बीमारी है। P फॉर पेंडेमिक आ गया, E फॉर एंडेमिक आ गया, है ना। अब ये देखिए एपिडेमिक है, ये हमारी E है, अंदर की ही है, ज्यादा नहीं है, ये महामारी है, पर्टिकुलर एरिया में बह रही है, लोगों के बीच में बढ़ रही है ना। कोई भी बीमारी हो सकती है, लोगों के बीच में सामान्य से ज्यादा हो गई, हम इसे एपिडेमिकली बोल रहे हैं। एज एग्जाम्पल समझ के देखो, दोबारा मान के चलते हैं आप फीवर की बात कर रहे हो, किसी भी प्रकार का अननोन फीवर हो गया, अचानक से लोगों के बीच में इसके नंबर बढ़ने लगे, तो ये एपिडेमिक हो गया। अब यही बीमारी अगर एक हम लोग वर्ल्ड वाइड लेवल पर सोचें, पूरे संसार भर में से सोचने की बात करें, तो वो बीमारी जो अभी एक पर्टिकुलर एरिया में थी, लोगों में पनप रही थी, अब वो एक देश से दूसरे देश में जा रही है। ऐसे केस में एपिडेमिक बीमारी जो होगी वो पेंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज हमें समझना है कि कौन कौन सी वायरल बीमारियां हैं। वायरल बीमारी पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स, मम्स, रुबेला, हेपेटाइटिस, रेबीज, HIV एड्स, कंजंक्टिवाइटिस या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें समझ में आना है कि इन सभी का जो कारक होगा ना, इन सभी का जो कारक होगा उनमें पीछे वायरस लिखा होगा। यानी कि आप पोलियोमाइलाइटिस बोलोगे, मीजल्स बोलोगे, मम्स रुबेला बोलोगे, है ना। एज एग्जाम्पल आपने बोला रेबीज, तो इसका जो भी होगा मान के चलते हैं रेबिडो या रेबीज ही लिख लो,
रेबीज वायरस। तो ऐसे करके हम इसके क्या नाम से आगे, अब ये HIV है, इसी में ही हमारा देखो वायरस आ रहा, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना, इन्हीं नाम के अंदर ही वायरस देखने को मिल रहा है। दूसरी बीमारी है हमारी बैक्टीरियल बीमारी आ रही है। बैक्टीरियल बीमारी में हम देख पा रहे हैं कि डिप्थेरिया, तो इसका जो कारक होगा वो इसके ही नाम पर होगा, यानी कि बीमारी के नाम पर ही इसका कारक होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं डिप्थेरिया या वूपिंग कफ, है ना, पर्ट्यूसिस, इस तरह का ही बैक्टीरिया होने वाला है। आगे हम उसके बारे में समझेंगे कि ये क्या चीज है। तीसरी है मच्छरों से फैलने बीमारियां। आपको पता है मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया है, और एक यहाँ पर जापानी इंसेफेलाइटिस भी देखने को मिल रहा है, दिमागी बुखार। एक पैरासाइटिकली है, परजीवी है, यानी कि आप इसमें अंदर वोम वगैरह ले सकते हो, जैसे कि वोर्म होता है, ये शरीर में बढ़ रहा है, तो इसमें आप फाइलेरिया, काला अजार, एस्केरियासिस, अलग अलग बीमारी यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है। और एक बीमारी है आपकी खाने से संबंधित, अगर आपने गलत खाना खाया या तो हेपेटाइटिस ए और ई में जाएगा या फिर वो डायरिया की ओर बढ़ जाएगा। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग क्लासिफिकेशन में देखी गई बीमारियां हैं जो कि हमारी कम्युनिकेबल डिसीज कहलाती हैं। अब देखिए एक फंडा है जो कम्युनिकेबल डिसीज को समझने में बहुत ही आपका हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि अगर आप वायरल बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वायरल बीमारी में जो एजेंट होगा, जो कारक होगा, उसके बाद वायरस का लिखा होना बिल्कुल अनिवार्य होने वाला है। यानी कि ये आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर इस तरह से है, यानी कि एजेंट के बाद में, कारण के बाद में क्या है, यहाँ पर वायरस लिखा होगा। अब कोई भी है, मान लीजिए आपने कहा हेपेटाइटिस बी, ये बीमारी है, अब बताइए ये वायरल है क्या, तो इसका कारण आप क्या करेंगे, हेपेटाइटिस बी वायरस, तो आपको मिल गया इसके नाम के पीछे लिखा हुआ, तो बीमारी के पीछे ही आप वायरस ऐड कर देंगे तो आपको वायरस दिख जाएगा। दूसरा फंडा, बैक्टीरिया अगर कोई बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, तो बैक्टीरियल बीमारी के लिए आपको DWTL देखना है, लेकिन मच्छरों को छोड़कर। जो मच्छर हैं हम उनकी ओर थोड़ा सा छोड़ देंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो DWTL से मिलने वाला है। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि डी है तो ये हमारा डिप्थेरिया हो गया, है ना, डिप्थेरिया हो गया, राइट, डिप्थेरिया हो गया। अब देखते हैं पीछे क्या डिप्थेरिया था, तो हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहली ही बीमारी बैक्टीरियल है, डिप्थेरिया हो गया, दूसरी बीमारी वूपिंग कफ है, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये बैक्टीरियल है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, अब देखिए वापस इसे देखिए, यहाँ पर हम बैक्टीरिया में क्या करें, DWTL, तो डिप्थेरिया और व्यूपिंग कफ हो गया, T फॉर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको समझ पा रहे हैं कि L से संबंधित कोई बीमारी है तो वो बैक्टीरिया में चली जाएगी, T से W, DWTL आप लिखेंगे, बीमारी आपको नाम मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा ये बैक्टीरियल बीमारी है। इंपॉर्टेंट चीज है कि वायरस अपने टाइम को बढ़ाता है, इसका मतलब इसका जो बढ़ने का है सिम्टम्स है। जैसे कि एक और चीज मैं बता दूं आपको, अगर इंक्यूबेशन पीरियड की आप बात करते हैं तो ये जब भी कोई पेशेंट इन्फेक्ट हुआ होगा और उसके बाद फर्स्ट जो सिम्टम आया होगा, इसके ये जो अंतराल है ना, ये जो टाइम पीरियड है पूरा का पूरा, हम इसे क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो यहां पर देखने वाली बात है कि वायरस के अंदर 12 से ज्यादा दिन लग जाते हैं अधिकांशतः, लेकिन बैक्टीरिया में 12 से कम दिन लगते हैं। तो अगर इंक्यूबेशन पीरियड के आधार पर आपको देखने लगे तो आप इंक्यूबेशन में 12 से कम को बैक्टीरिया के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा फंडा निकल के आता है कि अगर मान के चलो मच्छर से संबंधित है तो यहाँ पर आपको 3 चीज याद रखनी है, MDC यानी M फॉर मलेरिया आ गया, और M फॉर मलेरिया, M फॉर मॉर्निंग आ गया, D फॉर डेंगू आ गया और D फॉर डे आ गया, ठीक है, और एडीज में D आ गया यहाँ पर, ठीक है। C4 चिकनगुनिया आ गया यहाँ पर, और चिकनगुनिया में A आता है, डबल फ्लैश A कर रहा है, तो आप इस तरीके समझ सकते AD आ गया, यानी कि एडीज आ गया। तो यहाँ पर एडीज चिकनगुनिया और डेंगू को भी एक साथ फैला रहा है, और ऊपर आपका मलेरिया मादा एनाफिलीज के माध्यम से हो रहा है। तो आप इस तरह से MDC में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि मच्छरों से जानने के लिए हमें क्या करना, M फॉर मलेरिया और M फॉर मॉर्निंग, M फॉर मलेरिया, M फॉर मॉर्निंग, D फॉर डेंगू, D फॉर डे, ठीक है ना। ये कब फैलता है ना, ये कब फैलता है, इसे समझने के लिए फंडा बनाया गया है।
चौथी बीमारी यहाँ पे वाटर और फूड बोर्न ऐसी डिसीज है जो गंदे खाने पीने से है। तो हेपेटाइटिस ए हो और ई, या कोलेरा हो या डायरिया, ये 4 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित देखने को मिलने वाली है, जो कि गलत खाना खाने से या फैलती हैं। 5वां है पैरासाइटिक बीमारियां। पैरासाइटिक यानी कि परजीवी, यानी कि कीड़े मकोड़े वाली बीमारियां। तो ये जो भी हमारे शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, ये इस तरह की बीमारियां हैं क्योंकि उन कीड़ों को जिंदगी में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट बनता है कि वो हमारे शरीर में पनप सके। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने फंडा रखा है, इसे समझने के लिए मैंने बनाया है, आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहली चीज जो निकल के आती है वो क्या है, देखिए पहला है वायरस। वायरस में पोलियो भी एक वायरस है, ठीक है, रेबीज एक वायरस है, राइनो वायरस है, मम्स वायरस है, रूबेला वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है। सभी बीमारी के पीछे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक वायरस को ऐड कर दिया है। तो पॉजिटिव एजेंट से पता चल गया। अब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, बीमारी के नाम पर होता है, इसे आप समझ लीजिए, बीमारी के नाम पर होता है। यहां पर देखिए बैक्टीरियम डिप्थीरिया आ गया, तो डिप्थीरिया यहाँ पे बीमारी का नाम ऐड हुआ है, तो इससे पता चला। तो बीमारी के नाम पर यानी कि बीमारी को आप फाइंड आउट कर लेंगे, आपको पता चलेगा। ब्रोंडेंटला पर्ट्यूसिस, आपका कोलिस्ट्रीडियम टिटनी, साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड बुखार के लिए, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो जितनी भी बीमारियां आप देखोगे उनके एजेंट का नाम बीमारी के साथ ऐड होता है, तो बड़े आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और यहाँ पे मच्छर रोग में मैंने आपको 3 ही चीज बताई थी, एमडीसी करके, तो उसको पता चल जाएगा। एम फॉर मादा एनेफिलीज, और डी फॉर एडीज में डी, और सी फॉर क्यूलेक्स। तो एमडीसी, इस तरीके से आप मच्छरों के रोगों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। तो पर किसी पॉजिटिव एजेंट के वजह से हम बात करें, कारक करने वाला ऐसा परजीवी कौन सा है। परजीवी देखो फुल सी फॉर्म आ गया यहाँ पर के बराबर एल, क्योंकि के के बाद क्या आता है, एल आता है, जे के एल आता है, के बराबर एल आता है। तो लेशमेनिया डेवनोजा एक ऐसे परजीवा है, प्रोटोजोवी, ये भी एक प्रकार का परजीवी है। तो हम यहाँ परजीवी की बात कर रहे हैं कि फिलीफॉर्म वॉर्म होता है, ये वॉर्म के नाम से पता चलता है। और एक प्रोटोजोवा, जे के बाद एल आएगा, तो हम इसे लेशमेनिया इस तरह से याद कर सकते हैं। और एस्कैरियोसिस तो बड़े आसानी से सबको याद रहता ही रहता है। तो जनहित आंत्र रोग है, ऐसी बीमारियां जो गंदे जल से फैल रही, जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, ये वायरस है, और रोटा वायरस, ई कोलाई और साल्मोनेला, ये सब चीजें क्या है, इस तरह की चीजें हैं जिनकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में गंदे पानी से बीमारियां फैलती हैं। अब बात करते हैं वायरस से संबंधित, यानी कि ऐसे कौन से वायरस हैं। देखिए मान लीजिए आपको समझ में आना है कि हम यहाँ पे लिखा है बीमारी है, इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टम है, उनका प्रिवेंशन है। एग्जाम्पल के रूप में आपने पहले लिया पोलियोमाइलाइटिस। अब देखिए पोलियोमाइलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पोलियो है। अब हमें नहीं पता क्या है, क्या ये DWLTL में आ रहा है, DWTL में आ रहा, कहीं से भी नहीं आ रहा, तो हमें पता चल गया कि ये एक वायरस है। क्या मीजल्स DWTL में नहीं है, क्या चिकन पॉक्स DWTL में है, नहीं है, क्या मम्स DWTL में, वो भी नहीं है, रूबेला है, वो भी नहीं है, हेपेटाइटिस ए भी नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी बीमारी DWTL में फिट हो ही नहीं रही, क्योंकि ये हमारा बैक्टीरिया का फंडा था। अगर आपको याद है बैक्टीरिया का फाइंड आउट का फंडा था। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 7 से 21 दिन आ रहा है, 14 दिन आ रहा है, 21 दिन आ रहा है, 18, 21, 50। तो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 12 दिन से ऊपर जा रहा है। बड़े प्यार से समझ में आ रहा है, 12 दिन से ऊपर जा रहा है। तो कोई भी बीमारी आपके सामने आ गया, आप DWTL लीजिए, पता चल जाएगा ये कौन सी वायरल है या बैक्टीरियल है। अब देखिए चूंकि ये वायरल डिजीज है, तो इसके सिम्टम लंबे चलेंगे, है ना, और एक सिम्टम के बाद दूसरा सिम्टम हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक है जो आपको समझ में आना है। पोलियोमाइलाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, तो इसमें हम लोग शरीर में कमजोरी, बुखार, दर्द वगैरह ये सब चीज हम लोग समझेंगे इसमें होता है। प्लस पोलियो की बीमारी है, तो आप इसमें OPV या IPV का आप टीकाकरण लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमें सबसे पहले हमें जो समझना है, एज अ नर्स, एज अ ANM, हमें ये चीज समझ के आना है कि हमें टीकाकरण पे फोकस करना है। तो पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो का टीका, मीजल्स का MMR या MR का टीका, चिकन पॉक्स के लिए वेरिसिला चिकन पॉक्स यहाँ पे आ गया, और मम्स के लिए MMR आ गया, क्योंकि मम्स मीजल्स, मम्स रूबेला होता है, रूबेला के लिए यहाँ पे भी MMR आ गया। हेपेटाइटिस ए के लिए हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हो गई। तो ये हम प्रिवेंशन में क्या कर रहे हैं, टीकाकरण करा रहे हैं मरीज का। और हम सभी में देख पा रहे हैं कि सभी में बुखार वगैरह चेंजेस हो रहा है। बस आपको समझ में आना कि लाल चटके कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो मीजल्स के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो मीजल्स में लाल चटके हो जाते हैं, कोपोलिक स्पॉट्स हो जाते हैं, जिन्हें लाल चटके कह देते हैं,
है ना। तो ये चीज आपको समझ में आना है। प्लस सूजन हो रही है, मम्स वगैरह में गले में सूजन होते हैं, गलकंड कहते हैं, मम्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें MMR वैक्सीन है। तो नॉर्मल सी चीज है कि किससे फैलता है। तो अगर मान के चलते हैं आप MCQs बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी करें तो आपको ऑप्शन में मिलेगा, आपको ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला है। तो मान के चलते हैं आप कोई भी एक रैंडमली आप एक क्वेश्चन उठा लेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएगा कि मान के चलते हैं कि आपको कहा किसी ने कि पोलियोमाइलाइटिस बताइए बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, या कौन सी बीमारी है। एज एग्जांपल आपको तुरंत लिखना DWTL। तो यहाँ पे पोलियो पी तो कहीं नहीं आ रहा, तो ये यहाँ से कट गया। और 4-5 प्रकार की ही है, उसमें एक वायरल है और बैक्टीरियल है, गंदे पानी के साथ है, मच्छरों के साथ है, और आपके पैरासाइटिकली प्रॉब्लम्स है। यही तो कम्युनिकेबल डिजीज थी हमारी, और कम्युनिकेबल का एक ना एक तो क्वेश्चन आने वाला है। तो ऐसे आप इसका पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और हेपेटाइटिस है क्या, फिर से देखते हैं DWTL, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है जो देखने को मिल रहा है, क्या कहीं है, डी है नहीं है, WTL ओके यहाँ पर भी नहीं है। तो ये सब बीमारियां जो हैं DWTL में फिट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है। और सबके दिन देखेंगे ना आप, सबके दिन देखेंगे दिनों से महीने तक है, सिर्फ वायरल कंजंक्टिवाइटिस या एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है जो कम है, बाकी सब के जो दिन है वो ऊपर तक है, बहुत हाई लेवल पे जा रहे हैं। हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस सी एक काला होता है, काला पीलिया होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है वो काला पीलिया होता है, और काले पीलिया का टाइमिंग ज्यादा होता है। और यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि लीवर संबंधित प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और फिर हम इसमें सेफ एंड साइड के लिए इंजेक्शंस वगैरह लगाएंगे और डॉक्टर के हिसाब से चलने वाले हम लोग। रेबीज है, हेपेटाइटिस है, उन सब में रेबीज में देखो टीका लगता है, कुत्ते काटने का तो टीका लगेगा ना भाई, तो इसका टीका लगने वाला है ना, टीका लगेगा इसके अंदर। बाकी किस टीके को हम कितने एंगल पे लगा रहे क्या, वो टीकाकरण में हम लोग देखेंगे जब बच्चों के टीकाकरण की बात आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका, अब बैक्टीरियल है। अब देखिए, अब सोचिए डिप्थेरिया है ना, डिप्थेरिया। तो जो बैक्टीरिया होगा वो डिप्थेरिया के साथ ऐड हो जाएगा, है ना, यहीं पे बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा बीमारी के साथ। पहली चीज तो ये समझ में आ गई, DWTL, इसे भी लिख लो DWTL। डी है, देखिए यहाँ पर डी है पहले आ गया, W है वूपिंग कफ आ गया, T है ट्यूबरक्लोसिस आ गया, ट्रोकोमा आ गया, टेटनस आ गया, L है और ये टाइफाइड हो गया, L लेप्रोसी हो गया। तो सारी आ गई ना DWTL, कोई अलग से तो नहीं आया। और देखो सबका देखो 5 दिन 10 दिन, ये सिर्फ है हमारा औसत दिन, इसमें 8 आया है, टेटनस में 3 से 21 दिन होता है, बट औसत में आया है। तो वैसे बैक्टीरिया का देखो नाम से तो पता चल रहा है ना कि DWTL में आ रहा है, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग इसको बड़े आसानी से साथ। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो तुरंत DWTL लिख लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि ये ही बैक्टीरियल है, और बैक्टीरियल है तो 12 दिन से कम का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा, ये भी आपको पता ना। और इसमें आपको इम्यूनाइजेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन पे ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। मच्छर जनहित रोग, अब आपको ये भी समझ में आना है कि मॉस्किटो बोन डिजीज है, तो मैंने इसके अंदर कोई ऐसा तो बोला नहीं कि कितने दिन तक रहेगा। अब मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज एंसेफेलाइटिस है, ठीक है ना। इन सब में मच्छर का है तो मच्छरदानी को फोकस कर देना है। दूसरा कीटनाशक का छिड़काव हो गया, ठीक है। अब चिकन को अब मान के चलते हैं इसके अंदर D4 डे वाला हो गया और दिन वाला मच्छर हो गया, M4 मलेरिया हो गया, ठीक है ना। तो वो मैंने पीछे आपको बताया हुआ, भी आप इन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इशू, नो इशू, कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको लोग बता ही देता हूँ। देखिए जब आपने इसे किया था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मलेरिया का नाम आया था, और मलेरिया में D4 यहाँ पर एडीज में D आया है, एडीज में D आया है, और C4 चिकनगुनिया है तो इसमें भी एडीज आया है, और M4 मलेरिया मॉर्निंग में यानी कि मादा एनेफिलीज में आया है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ पे बताया है, ये मच्छर M4 मादा एनेफिलीज, D4 एडीज और C4 क्यूलेक्स, है ना, ये भी मैंने बताया था। अब देखो वापस आते हैं हम लोग अपने यहाँ पर, ये जैसे कि M4 आया यहाँ पर मादा एनाफिलीज, और यहाँ पर D4 आ गया डे में डेंगू जो फैल रहा है, डे में फैल रहा है, और एडीज डीज, और चिकनगुनिया ये भी हमारा क्या एडीज, चिकनगुनिया एडीज से था हमारा, C4 क्यूलेक्स, एंड J4 हमारा जापानीज इंसेफेलाइटिस वगैरह हो गया, ठीक है ना।
दोबारा से एक और हम लोग नजर मारेंगे, यहाँ पर C4 क्यूलेक्स मच्छर भी आ रहा है, C4 क्यूलेक्स में हम इसको देख पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर परजीवी के बारे में जानना है। फाइलेरिया हाथी पैर होता है, पिछली बार ये पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार नहीं आएगा, इस बार कुछ और आ सकता है, एस्केरियासिस आ सकता है इस बार, है ना। तो वेरसिला लेशमेनिया आ गया, एस्केरियासिस आ गया, ये 3 बीमारियां ही हैं। और जब ये चीज स्किन को पेनिट्रेट करेगी, खराब करेगी, तो ये मंथ तक चलने वाली बीमारियां हैं, मंथ तक ये आगे को चलने वाली हैं। हाथी पैर में सूजन की तरह आ जाता है तो फाइलेरियासिस हो गया। बुखार ज्यादा आ रहा है, वजन का कम होना उल्टा हो गया तो काला आजार बीमारी होगी, काला आजार हो गया। और एस्केरियासिस पेट में कीड़े हो जाते हैं तो आंतों के अंदर रुकावट भी आ सकती है, भूख की कमी हो सकती है। तो 3 चीज इसमें बहुत ध्यान देना, फाइलेरिया है ना, फाइलेरिया हाथी पैर हो गया, काला आजार, काला काला यानी कि अंदर से इंसान वीक होने लगता है, और एस्केरियस पेट में कीड़े हो जाते हैं और कीड़े की वजह से भूख लगनी बंद हो जाती है, ठीक है ना। और पीछे अगर आप इसमें देखें तो इसमें दवाइयों के ऊपर बात की जा रही है, जैसे कि हाथी पैर हो रहा है, फाइलेरिया है, तो भी इसमें DEC की टैबलेट होंगी जो कि आपकी स्पेशल है। काला आजार है, काला आजार के लिए इंसेक्टिसाइड्स आप डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एस्केरियासिस की बात करोगे तो एल्बेंडाजोल के साथ डिवॉर्मिंग, एक्चुअली डिवॉर्मिंग मेडिसिन ही एल्बेंडाजोल के साथ आती है, और एल्बेंडाजोल तो बाद में है, उसके साथ DEC टैबलेट वगैरह एड ऑन हुई थी। तो दोनों ही ये ड्रग्स आई हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वाटर बोर्न डिजीज आया, हेपेटाइटिस ए और डायरिया, ठीक है ना। ऐसे अब देखिए यहाँ पर आता है प्रिवेंशन के ऊपर, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, प्रिवेंशन क्या होता है। देखिए वायरल डिसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, बैक्टीरियल है, मॉस्किटो है, पैरासाइटिक है और वाटर बोर्न है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन सब के लिए अलग अलग कुछ होगा, नहीं, ये जिस तरह से फैलती हैं उस तरीके से हम इनका ध्यान देंगे। हमें सबसे पहले निगरानी करनी है, निगरानी। अब बताइए वायरल डिसीज है, कैसे कर सकते हैं आप इसमें IDSP के द्वारा कर रहे हैं, IDSP के द्वारा कर रहे हैं हम लोग, क्या ना, देखे ना, सर्विलेंस प्रोग्राम, SP सर्विलेंस प्रोग्राम है ना, इस सर्विलेंस प्रोग्रामर। तो हम इसमें IDSP सर्विलेंस करें। बैक्टीरिया है तो सबको पता है TB है, लेकिन TB के साथ निश्चय पोर्टल होता है, और जिसकी किट भी निश्चय के नाम से आ रही है। ट्रोकोमा भी हमारी आंखों का है ना, स्कूल के कार्यक्रम में एड ऑन हो रहा है। मॉस्किटो से संबंधित है आपका RDC माइक्रोस्कोपिक जांच, ये सर्वेलेंस की क्या जांचें हैं, ये ना आपकी जांच है जो आपकी जांचों में आ रही है ना, जो हमें जांचों का बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका पैरासाइटिक है तो फाइलेरिया की MDA से पहले फाइलेरिया को सर्वेलेंस करना, यानी कि हम इसमें सर्वेलेंस करते हैं चीजों पर दवाइयाँ दे के या उनके टेस्ट करके हम ये पता कर लेते हैं कि हाँ ये बीमारियां किस लेवल की फैलेंगी आगे जाके। फिर उसके बाद हमें सूचना देनी पड़ती है, आगे बताना पड़ता है कि कैसे ये बीमारियां फैल रही हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके भी हमें ध्यान में देना है। जैसे कि वायरस की आप बात करें, वायरल बीमारियां हैं तो हमेशा वायरस की या कोई भी HIV हो सकता है, तो हम तुरंत उसको रिपोर्ट करते हैं और हम इसे टर्सरी लेवल पर रिपोर्ट कर देते हैं, पता चल जाता है। बैक्टीरियल बीमारी है, टाइमिंग इनका कम होगा, तो हम इसके अंदर चाहे TB हो या कुष्ठ रोग हो, लेप्रोसी वगैरह, है ना, याद हो तो DWTL वाला, तो L फॉर लेप्रोसी आ गया यहाँ पर कुष्ठ रोग, तो हम इसकी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी मॉस्किटो की अलग से नोटिफाई करें, हर चीज की रिपोर्ट हम लोग अलग तरीके से बना रहे हैं। अब फोकस है कि आप इसे कैसे रोकेंगे, तो ध्यान देने वाली बात है, टीकाकरण हो गया, वायरस के लिए बहुत ज्यादा टीकाकरण हो गया, जरूरी है। बैक्टीरिया के लिए हाथ धोना ज्यादा जरूरी है। मॉस्किटो के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूरी है। पैरासाइटिक के लिए हमारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी है ना। याद है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अभी दिखाता हूँ, ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये है ना मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, है ना, ये चीज आपको पता होना है। ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही DEC के अंतर्गत आता है, तो है ना।